नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब साल 2014 में केंद्र में सरकार बनी, तब देश भ्रष्टाचार, धीमी अर्थव्यवस्था और सिस्टम की सुस्ती जैसे मुद्दों से जूझ रहा था। आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि बीते 12 साल सिर्फ एक सरकार के कार्यकाल के नहीं, बल्कि भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक साख के पूरी तरह बदल जाने के संकल्प से सिद्धि की यात्रा के हैं। इस एक दशक से ज्यादा के सफर में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा केवल एक चुनावी जुमला बनकर नहीं रहा, बल्कि जमीन पर उतरता हुआ दिखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने सदियों पुराने राजनीतिक गतिरोधों को खत्म किया। कुछ ऐसे फैसले जिन्होंने देश के हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित किया। हालांकि 2014 से 2026 के बीच 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अनेक फैसले किए जिन्होंने देश की तस्वीर बदली। लेकिन वो 12 फैसले जिन्होंने नीति निर्माण की दृष्टि से इतिहास रचा, चर्चा मुद्दा आपका में आज उन पर करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। राज्यसभा सांसद संजय सेठ जी हमारे साथ स्टूडियो में। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। शुरुआत संजय जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल का है। वो 12 फैसले जो खासतौर से उल्लेख जिसका आप करना चाहें, जो आप मानते हैं वो 12 फैसले जिन्होंने एक बड़े बदलाव का काम किया। देखिए, जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इस सरकार में उन्होंने शपथ ली, तो उनका जो एक सोच थी वो ये थी कि जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरीके से उसके जीवन में सुधार लाया जाए जी। तो जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने हर चीज़ जो एक गरीब आदमी को चाहिए होती है, मकान चाहिए होता है, मकान में बिजली चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, राशन चाहिए होता है और इलाज चाहिए होता है, ये चारों चीज़ों की उन्होंने हर गरीब आदमी को दिया है जी। जिस तरीके से उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, जिस तरीके से उन्होंने पीएम आवास के द्वारा 4 करोड़ लोगों को मकान दिया, जिस तरीके से उन्होंने हर घर में नल से जल दिया, गैस के चूल्हे दिए, और इसी सब वजहों से, इसी सब कारणों से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, जो माननीय मोदी जी ने इतने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जी। जहां तक सब 12 के हैं, 12 की जगह उनके 120 फैसले भी कम हैं जी। लेकिन मैं उसमें से जो अर्थव्यवस्था का है जी, अगर आप देखें तो आज विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे है। ये कुछ वैश्विक परिस्थितियों की वजह से थोड़ा सा उसमें फर्क आया है, लेकिन हम चौथी अर्थव्यवस्था बनके पूरे विश्व में चल रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी प्रगति हो रही है उसमें हम तीसरे बहुत जल्दी बनने वाले हैं। हमारे ऊपर अमेरिका और चाइना होंगे, तीसरे नंबर पे हम होंगे जी। हमारी इकॉनमी इस वक्त इतनी फल फूल रही है कि उसके अंदर आप देखें तो डिजिटल जो यूपीआई के द्वारा हम लोग विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जबकि जब शुरुआत हुई थी तो विपक्षियों ने यह भी कहा था कि ये यूपीआई गरीब आदमी कैसे चलाएगा, लेकिन आज आप देखें तो एक छोटे से जो ठेले पे सामान बेच रहा है वो भी यूपीआई यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से विश्व के अंदर हम लोगों ने 37 देशों के साथ में 9 FTA एग्रीमेंट किए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे देश की साख दूसरे देश मान रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत चीज़ है। तीसरा उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को एक नेशन एक टैक्स जीएसटी लाए। इस जीएसटी का फायदा ये हुआ कि सारे टैक्सेस को हटा के एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम बना, और उसके बाद अभी पिछले सितंबर में उन्होंने इसका GST 2 लेके आए।
इस जीएसटी 2 के द्वारा उन्होंने इतने टैक्सेस खत्म किए कि एक साधारण आदमी के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें उसके अंदर उसको टैक्स तक नहीं कुछ देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि मोदी जी का एक सपना है, एक विचार है कि जो उन्होंने विकसित भारत 2047 का सपना देखा है वो हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। हम 2047 में विश्व गुरु होंगे, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। जी, जाहिर सी बात है, ऐसे फैसले जिसने आम आदमी के जीवन को बदला और ऐसी योजनाएं जो जन कल्याण का माध्यम बनी, साथ ही अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, साथ ही उसे गति मिली। वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था का सम्मान और मान दूसरे देश भी कर रहे हैं। लेकिन संतोष जी, कई ऐसे फैसले इन 12 वर्षों में, वो फैसले कौन से हैं जिसने इतिहास रचने का काम किया? देखिए मनोज जी, मैं इसको एक दूसरे तरीके से देखना चाहूँगा। मतलब क्या होता है जब हम किसी नैरेटिव या किसी पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं तो कहते हैं नज़र और नज़रिए दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैंने बहुत करीब से देखा, मैं मेन स्ट्रीम पत्रकारिता और फिर बाकी जो चीज़ें हैं एक लेखक के रूप में भी चीज़ों को मैंने देखा है। शोध पे जो प्रधानमंत्री जी ने भी, अगर आपको याद हो, 17 मई 2019 की बात मैं याद दिलाऊंगा, जब बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री आए थे अपनी रैली समापन करके, खारगांव से समापन किया था उन्होंने अपनी जनसभा को, तो उन्होंने कहा था कि आप आइए, आप हमारी आलोचना करिए लेकिन तथ्यों के साथ करिए, हमारे काम को आप कसौटी पे कसिए। तो मैंने बहुत करीब से चीज़ों को देखा, रिसर्च किया। तो जो अभी आप 12 फैसले की बात कर रहे हैं, हम फैसलों पे आएंगे, अलग अलग स्कीम्स पे भी आएंगे, लेकिन अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को इस 12 साल को देखेंगे तो एक परिवर्तन आपको दिखेगा। अब मैं उस 12 फैसले की बात बाद में करूंगा, लेकिन अगर इस 12 चीज़ों को समझना है, देखिए 12 में भी समेटना बहुत आसान नहीं है इस 12 फैसले में, लेकिन 2014 में जब सरकार आई, आप याद करिए प्रधानमंत्री का वो ट्वीट जो 16 मई 2014 को आया, उनका था इंडिया वॉन, भारत जीत गया। एक शुरुआत थी, एक इंडिकेशन था कि अब देश किधर जाएगा। उससे पहले का माहौल देश के अंदर क्या था, वाकई हम उस समय जिस एज ग्रुप में थे हम लगातार देख रहे थे कि देश में एक अजीब माहौल था, घोटालों की खबरें आ रही थी, अलग अलग इकोनॉमी की स्थिति जिसे हम फ्रेजाइल 5 में हम गिने जाते थे, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग में हम गिने जाते हैं। तो अगर मैं इस 12 की बात करूं तो मनोज जी, मैं इसको 12 खंड में बांटना चाहूँगा। 12 फैसले ही नहीं, कि पहला जब युग आया, जब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो एक युगांतरकारी परिवर्तन इस तरह का कि उन्होंने देखा कि सबसे पहले सिस्टम में कहाँ कहाँ कमियां हैं। देखिए, लोग वही होते हैं, ब्यूरोक्रेसी वही होती है, सब वही है, लेकिन उनको आप कैसे काम कराते हैं, उसको स्पीड अप कैसे करते हैं आप जी। तो उन्होंने सबसे पहले अगर आप याद करिए उस मीटिंग को, सारे सेक्रेटरीज की मीटिंग ली, सारे ब्यूरोक्रेट्स की अलग अलग मीटिंग्स ली, और उन्होंने अपने लक्ष्य बताए कि मैं क्या करना चाहता हूं, अपने विजन बताए राष्ट्र को। अपना जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिसको मतलब प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने, जो कर्मयोगी लोग थे जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात की कि आपको हमारे साथ कैसे चलना है। तो पहला जो दौर था वो युगांतरकारी परिवर्तन का था, कि युग परिवर्तनकारी फैसले उन्होंने शुरुआत में लिए। बहुत सारे उसमें जनधन है, आपकी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई जिन्होंने जो 67% लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े ही नहीं थे जी। और जनधन एक ऐसी स्कीम लेकर के आए, उसमें बैंक सीधे लोगों के घर पहुंचा, तो एक परिवर्तन तो हुआ। आज आप जिनके अकाउंट खुले हैं, 58 करोड़ से अधिक अकाउंट हो चुके हैं, आप उनसे पूछिए। हम सिर्फ आंकड़ों की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन जो उसका असली अर्थ है, असली जो महत्व है, वो जो जिनके खाते खुले आज़ादी के 6 दशक बाद जी। तो दूसरा जब एक दौर शुरू हुआ तो उन्होंने एक, जैसे चूंकि प्रधानमंत्री के बारे में आप जानते हैं, उनकी पृष्ठभूमि को जानते हैं, जिस परिवेश से वो आए हुए हैं, तो उस दर्द को, उस गरीबी को, उस माहौल को उन्होंने शायद देखा है, बहुत करीब से देखा है, उन्होंने महसूस किया है। तो एक जो दौर आया वो संवेदनशीलता का, यानी उन्होंने ऐसे वर्ग को टच किया, दिव्यांग बोलना शुरू किया, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो एक ऐसा दौर लौट के आया जिसमें उन्होंने जिनको कभी कहीं पूछा नहीं जाता था, जो आप प्रधानमंत्री जी का एक कोट याद करते होंगे कि जिन्हें कभी किसी ने पूछा नहीं उसको मोदी पूछता है। तो वो दौर वापस आया और उन्होंने उसको प्राथमिकता दी, उस सेक्टर को। और उसके बाद लेकिन सिर्फ संवेदनशीलता से काम नहीं चलेगा, सिर्फ युगांतरकारी परिवर्तन फैसले लेने से काम नहीं चलने वाला है। काम उसके बाद उन्होंने एक आर्थिक सुधार, जो मैंने कहा ना अभी कि फ्रेजाइल 5 की बात हो रही थी, फ्रेजाइल 5 में है, हमारी इकोनॉमी बहुत खराब स्थिति में हो रही है, घोटाले की खबरें आ रही हैं, तो उन्होंने
एक आर्थिक सुधार की जो पहल शुरू की, जीएसटी कितनी लंबे समय के बाद, तो एक आर्थिक सुधारों का जो हम कहते हैं कि युग शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है समाज के सभी इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसा नहीं कि एक कुछ खास वर्ग के पास स्कीम्स पहुंच गई, उन्होंने अंत्योदय की जो बात करते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी की बात करते हैं, तो अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचे, विकास का लाभ जो है, योजनाओं का लाभ वहां पहुंचे, और लास्ट माइल डिलीवरी उनको एहसास कराया कि वाकई भारत आज़ाद तो हुआ आज से 6 दशक पहले, लेकिन हम तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का एक समय लौट के आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने, चूंकि आज के समय में भारत सबसे युवा देश है दुनिया का, और जिस तरह से कल्याणकारी स्कीम्स चली हैं, आप ये मानिए कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना 2047, इस 2047 का लक्ष्य ऐसे ही नहीं आ गया कि कुछ भी मन में आया और आपने फैसला कर लिया। ये एक दौर है जब तक भारत बहुत युवा देश है। उसके बाद चूंकि कल्याणकारी स्कीम बढ़ी है, तो जीवन प्रत्याशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ने वाली है, तो बहुत तेजी से बुजुर्ग स्थिति में भी पहुंचेगा भारत। ऐसी स्थिति में उन्होंने युवा शक्ति पर फोकस किया कि युवा आकांक्षाओं को नई उड़ान दी। उसके बाद उन्होंने किसान 200 साल आप याद करिए कि किसानों के बारे में कभी चर्चा नहीं होती, राजनीतिक उसमें डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में किसान आ ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि एक तो डबल इनकम, और आज सबसे बड़ी चीज, मैं ये अपने रिसर्च के आधार पे कह रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं सरकार की कोई तारीफ करने वाली बात है। आज आप बुआई से पहले, बुआई के दौरान और बुआई के बाद हर फेज की स्कीम्स आपको नजर आएंगे, चाहे वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, केसीसी हो, एमएसपी का फैसला हो, एग्रीकल्चर के लिए और भी जो उपाय किए गए हैं, ये फसल बीमा हो, किसान सम्मान निधि। अब आप याद करिए कि एक समय ऐसा होता था पॉलिटिकल, हम और आप देखा हुआ, हमने 52 करोड़ की किसान माफी दी और खूब तालियां बजी, खूब हुए। आज 4.3 लाख करोड़ से अधिक सीधे बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं 22 किस्तों के अंदर। तो ये एक दौर आया। उसके बाद ये जो 12 वर्ष है, 12 वर्ष को अगर आप देखेंगे, अपने जो ग्रंथ है, जो धर्म है, उसमें आप देखेंगे 12 वर्ष एक तपस्या करता है, 12 वर्ष को एक युग के रूप में माना जाता है, एक युग का पड़ाव है वो। और 12 वर्ष वाकई जो संकल्प 14 में उन्होंने लिया, उसकी सिद्धि का साक्षी का युग है। इसको आप उसको युग के रूप में देख सकते हैं। मैं सिर्फ 12 साल के रूप में नहीं देखता हूं, उसको एक युग के रूप में देखता हूं। और वाकई परिवर्तन, मैंने कहा ना, जनता महसूस कर रही है। जी, जाहिर सी बात है, जो आपने कहा कि युग के रूप में एक परिवर्तन है, कह सकते हैं कि सदियों की जो समस्याएं थीं, सदियों की जो चुनौतियां देश के सामने थीं, उसका अंत इन 12 सालों में हुआ। 2 चुनौतियों का तो उल्लेख मैं खासतौर पर करना चाहूंगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण इन 12 सालों में हुआ, 5 सदियों के इंतजार का अंत हुआ। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 और 35A से देश को मुक्ति मिली, देश एक विधान के रूप में सामने आया। ये 2 योजनाएं ऐसी। और तीसरा, नक्सल मुक्त भारत, जो मार्च में जिसका लक्ष्य तय किया गया और ऐलान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। सेठ साहब, संजय सेठ जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप आर्थिक जो समितियां हैं उनसे जुड़े हैं, उसमें शामिल हैं आप। खासतौर से देश की जो अर्थव्यवस्था 2014 से पहले थी, आपने जीएसटी की बात की, आपने दूसरे कानून की बात की। ऐसे और कौन से कानून हैं जिसने एक बड़े बदलाव का कारण देश में साबित हुए? देखिए, ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा सोच रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि वो हर एक आदमी को छूते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान की तरफ सोचते हैं। आप अगर विश्व की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है वो आयुष्मान भारत है। 5 लाख रुपए का जो बीमा दिया जा रहा है, उससे आप सोच सकते हैं कि किसी गरीब आदमी का कितना फायदा हो रहा होगा। आज वो भगवान को के हाथ जोड़ के यही कहता है कि ये सरकार ने हमारे लिए जो किया वो आज तक कभी 70 साल में किसी ने नहीं किया हमारे साथ। उनके घर बिक जाते थे, जमीनें बिक जाती थी, तो ये एक बड़ा बदलाव उसने किया। दूसरा, जहां तक आपने अभी कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ चुका था। अगर आप देखें तो हमारी जो संस्थाएं जो रोडें बनाती थी या जो भी थे, सब घोटालों में पड़ी हुई थी। जमीन का एक्विजिशन नहीं होता था, सड़कें आधी बनी रह जाती थी या ठेकेदार बर्बाद हुए जा रहे थे। आज ये समय आया है कि हमारी देश के अंदर 91,000 किलोमीटर की जो सड़कें थी वो आज 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर की सड़कें बन चुकी हैं। जहां हम 11 किलोमीटर रोज बनाते थे, आज हम 34 किलोमीटर रोज बना रहे हैं सड़क का। हमारे यहाँ ट्रेनें, हम लोग बाहर जाते थे जब देखते थे कि क्या ट्रेनें चल रही हैं विदेशों में,
आज हमारे यहाँ उसी से अच्छी ट्रेनें, हमारे यहाँ वंदे भारत और अन्य ट्रेनें जो चल रही हैं, मेट्रो का जिस तरह से विस्तार हुआ है, 1100 किलोमीटर 26 शहरों में मेट्रो आई है, तो ये सारी चीज़ें हमने कभी सोची ही नहीं थी। 2014 से पहले ये सब चीज़ें घोटाले की चीज़ें मानी जाती थी कि अगर कोई स्कीम चालू हो रही तो उसके अंदर क्या घोटाला हो रहा होगा, ये हम लोग सोचते थे। आज का वो समय है कि कोई स्कीम आती है तो हम सोचते हैं ये देश के लिए कितने फायदेमंद होगी। तो ये आज एक मूलभूत परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, और इसको मैं नहीं कह रहा हूं जी, जनता कह रही है। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता हमसे कहती है कि जिस तरीके से ये बदलाव देखे हैं हमने कभी नहीं सोचे थे अपनी जिंदगी में, ये हम कभी सोच कर नहीं चल रहे थे। जी, मैं ये बात कह सकता हूं कि चुनौतियां देश के सामने आज भी हैं, समस्याएं भी होंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान ईमानदारी के साथ, जो सदियों पुरानी समस्याएं थीं उसको ईमानदारी के साथ सुलझाने का काम, उनका समाधान करने का काम सरकार ने 12 सालों में किया, और कई ऐसे निर्णय लिए, उन्हीं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो निर्णय कौन से हैं, वो फैसले कौन से हैं? संतोष जी, 2014 से पहले सरकार के बारे में एक शब्द आता था पॉलिसी पैरालिसिस का। क्या वो बदलाव हमने 14 के बाद देखा? और जिन ऐतिहासिक फैसलों की बात होती है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से पहले के दौर में, ये मैंने आपसे कुछ देर पहले चर्चा की थी कि एक देश में माहौल अजीब तरह का हो चुका था, एक निराशा का माहौल था। बहुत सारे युवा सड़कों पे थे, अगर आपको याद हो उस समय तो निर्भया कांड के समय याद करिए कि ये पूरा, ये जो अभी कर्तव्य पथ हो चुका है, उस समय राजपथ हुआ करता था। पूरी तरीके से युवाओं के रोष से, जो है गुस्से से वहाँ दिख रहे थे। तो निश्चित तौर से उस समय एक जो आपने टर्म इस्तेमाल किया, वो इस तरह की स्थिति थी उस समय। लेकिन बाद में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को बहुत करीब से अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एसी कमरे में बैठे हैं और डिसीजन ले लिया और उसके बाद वो इंप्लीमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी कार्यशैली का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि वो पहले जमीन पे देखते हैं कि उस स्कीम का इंपैक्ट क्या होने वाला है, उसके बाद वो लेयर्स ऊपर की ओर आता है और तब जाकर डिसीजन लेते हैं। इसलिए कई बार आप याद करिए, लाल किले से सुबह योजनाओं का ऐलान होता है और देर शाम या अगले दिन ये खबर आती है कि पायलट प्रोजेक्ट जमीन पे उतर चुका है। ये कार्यशैली है जो एक कहा जाता है कि नीति, निर्णय और जो उनकी एक त्रिवेणी बनी हुई है, उसको वो अपने स्कीम्स में, अपने हर काम में, हर सोच में स्पष्ट तौर से रखते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि उनके साथ एक जो उनका एक अपनी पृष्ठभूमि है, वो देश के लोगों को ही एक प्राथमिकता की, जैसे उन्होंने कहा परिवारजन, उन्होंने टर्म इस्तेमाल करने कि मेरे यही परिवारजन है। दिवाली जैसे त्यौहार सेना के जवानों के साथ आज से नहीं, 25 साल से, जब से वो मुख्यमंत्री हैं तब से मनाते आ रहे हैं। तो एक उन्होंने अपनी एक नीति, अपने व्यक्तिगत अनुशासन, सबसे पहले जो पहली चीज होती है कि जब आप सत्ता में हो या किसी भी सार्वजनिक जीवन में है, तो एक व्यक्तिगत जो अनुशासन होता है वो अपने ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से उसका पालन किया हुआ है। और इसलिए उनके निर्णय में, उनके हर इरादे में, हर स्कीम्स में आपको वो चीजें नजर आएंगी। ऐसे संतोष जी कौन से फैसले जिसका खास तौर पे आप उल्लेख करना चाहें कि जिसने एक बदलाव का कारण किया? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे फैसले, मैंने कहा ना, करीबन अगर आप सारी स्कीम्स को मिला दे भारत सरकार की तो लगभग 700 योजनाएं हैं, जो पुरानी भी हैं और नई भी हैं। लेकिन पुरानी योजनाओं में भी इन्होंने अपनी तरफ से इनपुट्स डाल करके उसको बहुत उम्दा बनाया है। अगर मैं बात करूं, एक 2015 या 16 की बात होगी, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री रात को ईटी के कॉन्क्लेव से बाहर आए थे और अगले दिन किसानों का डेलीगेशन उनके पास पहुंचा था मिलने के लिए। तो उन्होंने किसानों से कहा कि ये देखिए, उनके शब्द को समझिए आप। आदमी जब एक्ट करता है, जब उस शीर्ष पे बैठा हुआ जो नेतृत्व है जब एक्ट करता है, उससे पहले का भाव उनको समझने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा कि मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि जब हम किसानों को कुछ देते हैं तो उसको ऋण या सब्सिडी कहा जाता है, और उद्योगपति को देते हैं तो वो एक दूसरे टर्म में इस्तेमाल होता है। तो क्यों ना हम किसानों के लिए भी एक उद्योग की तरह बात करें। तो किसानों के लिए जो उन्होंने जब सोच ऐसी रखेंगे आप, तो निश्चित तौर से जो आपकी नीति बनेगी, जो आपकी योजनाएं बनेंगी, उसमें वो परिलक्षित होगा। महिला आरक्षण देखिए आप, कितने 3 दशक से पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्यों सर्वसम्मति से पास हो गया? कहा जा रहा था आग लग जाएगा देश के अंदर। 370 की बात आपने की, 370 आप याद करिए कि क्या कहा जाता था कि देश के अंदर कोई आदमी इसको हटा नहीं सकता। कितनी शांतिपूर्ण तरीके से हटा। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन देश में कहीं कोई उपद्रव नहीं। हमें एक जो लोकतंत्र की मैच्योरिटी तब आती है जब राजनीति पर जनता का भरोसा बढ़े।
और राजनीति पर जनता का भरोसा बढ़ा है। ये आपका वोटिंग पैटर्न दिखाता है आज के समय में। 3 दशक के बाद कोई सरकार अगर कंटिन्यूटी में तीसरे टर्म में है, वो ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के प्रति, राजनीति के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसलिए अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सरकार ने इस बार जो सारी सामग्री जो अपनी उपलब्धियों की तैयार की है, जो जनता के बीच बांटी गई है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि सब कुछ पूरा हो गया। जो आप कह रहे हैं ना, देश के अंदर है, समस्याएं होगी, समस्याएं खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कहा हम प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। जी, हमारी 12 वर्ष की यात्रा प्रगति पथ पर अग्रसर की यात्रा है, कंप्लीट नहीं किया है अभी। जी, मैंने ये बात इसीलिए कही क्योंकि देश के सामने चुनौतियां भी हैं, समस्या भी होंगी। इतना विशाल देश है, समस्या और जो चुनौतियां हैं वो कुछ विरासत में भी मिली, जिसका जिक्र मैंने राम मंदिर के रूप में किया। सदियों पुरानी एक चुनौती थी, उसका समाधान हुआ। 370 से देश को मुक्ति मिली, नक्सलवाद से देश को मुक्ति मिली। ये ऐसे फैसले हैं जिनका लंबे समय से देश की जनता को इंतजार था और देश की जनता ने ये बदलाव देखा। अगर हम बात करें नए संसद भवन की, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बना प्रतीक बना वो, ये भी एक बहुत बड़ी देश के सामने उपलब्धि है। इसी प्रकार सीएए लागू करना, जो पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार देता है, इस तरह के फैसले हुए। 3 तलाक का फैसला एक बड़ा फैसला। संजय सेठ जी, जो ये फैसले सरकार ने लिए, खासतौर से जो बात आप अर्थव्यवस्था पे और गरीब कल्याण पे ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये फैसले जिसका लंबे समय से देश को इंतजार था, इसके पीछे जिस तरह की इच्छा शक्ति चाहिए थी, प्रधानमंत्री जी ने दिखाई। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा फैसला जो आप एक मील का पत्थर मानते हैं बदलाव की दृष्टि से? देखिए, ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो अगर गरीब की तरफ है तो वो एक मिडिल क्लास के लिए भी है और एक उद्योगपति और व्यापार की तरफ भी है। उन्होंने जो सदियों से चले आ रहे थे कानून, उनमें बदलाव लाए जी। 1500 कानूनों को उन्होंने खत्म किया और उसके सरलीकरण किया। इसी तरीके से अगर इनकम टैक्स का बिल देखिए, एक्ट देखिए, तो उसका सरलीकरण किया। आज वो इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो एक साधारण जनता का आदमी भी पढ़ के अपना टैक्स भर सकता है, उसको किसी सीए या किसी वकील के पास जाके करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से व्यापारियों के लिए जो सुविधाएं दी गई, आप देखिए कोविड का समय था जी, पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था बैठ गई थी। हमारे यहाँ की बैंकिंग सिस्टम को इतना मजबूत उन्होंने किया और व्यापारियों को बुला के कहा कि अगर आपको इमरजेंसी लोन चाहिए, आपको कोई भी पैसा चाहिए, बैंक आपको देने को तैयार है, कम ब्याज पे देने को तैयार है। वो पैसा मिलने से व्यापारियों ने अपने पूरे व्यापार को उसी तरीके से रखा जो कोविड के पहले था, और इसी वजह से हम कोविड में बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अर्थव्यवस्था की खराबी के निकल के आज देश हमारा विश्व में सबसे आगे बढ़ा है। जबकि बड़े बड़े देश अब उस कोविड के समय में बैठ गए थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं बैठ गई थी। जहां तक मैं बात करूं बैंकों का जी, बैंकों के अंदर जिस तरीके से 2014 के पहले लोन दिए जाते थे, फोन बैंकिंग का नाम आपने सुना ही होगा जी, जी। जिस तरीके से फोन पे बैंकों को आदेश दिए जाते थे कि इनको बैंक लोन दे दे, और वो बैंक एनपीए हो जाते थे लोन। आज बैंक हमारे फल फूल रहे हैं। सारे बैंकों के अंदर पूरी लिक्विडिटी है। हर व्यापारी को, हर उद्योगपति को, हर आदमी को लोन मिलने में बहुत आसानी है और बैंक उसके बाद प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो ये हमारे एक बड़ा बदलाव है जिसको कि आप कह सकते हैं कि व्यापार के लिए, और इसी वजह से हमारे यहाँ इस देश में बाहर से लोग आ रहे हैं व्यापार को करने के लिए। आज हम मोबाइल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन के निकले हैं जी। आज हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की चिप्स बन रही हैं जो कि 100% हम इंपोर्ट करते थे। आज वो हालत है कि हम लोग का देश व्यापार में भी फल फूल रहा है और अन्य सभी चीज़ों में फल फूल रहा है जी। संतोष जी, अगर बात की जाए ऐसे मुद्दों की, चाहे मैं बात करूं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का जो गठन हुआ, 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा था, ऐसे मुद्दे, किसान सम्मान निधि का उल्लेख आपने किया, प्रधानमंत्री आवास योजना या नई श्रम संहिताएं की बात की जाए, तमाम ऐसे कानून खत्म देश में किए गए जिससे जनता को राहत मिली। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या बदलाव हुआ, इसका क्या असर पड़ा लोगों के जीवन में? देखिए, लेबर कोड की बात अगर मैं करूं, शुरुआत यहां से करता हूं। लेबर कोड्स, मतलब लेबर कोड्स आने से पहले कानूनों का एक, जैसे मक्कर जाल कहते हैं ना, अधिक इतने अनुपालन थे, इतने कॉम्प्लाइंसेस बने हुए थे, इतने लॉज के अंदर इतनी मतलब उलझाऊपन था
कि लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं जाकर के वो लिटिगेशन में फंस जाती थी चीज़ें। लेकिन उन्होंने क्या किया, सारे लॉज को एक साथ करके कोडिफाई कर दिया और आज सारी चीज़ें सामान्य होती जा रही हैं जी। उसके अलावा जो अभी आपने जो संसद भवन की बात आपने की थी जी। संसद भवन, आप याद करिए कि प्रधानमंत्री चाहे संसद भवन हो या कर्तव्य पथ हो या कर्तव्य भवन हो, श्रमिकों के साथ उनका जुड़ाव देखिए आप जी। किस तरीके से श्रमिकों के लिए अलग से गैलरी, कभी आजाद भारत में अभी तक नहीं सोचा गया था। ये सोच का फर्क है। मैं सिर्फ ये नहीं कि देश के प्रधानमंत्री हैं और ये उपलब्धियां, मैं सिर्फ सोच की बात कर रहा हूं। आपका विजन क्या है, आपके सोच काम करने की सोच में आपका जो तरीका है वो क्या है, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। और हमने बहुत करीब से देखा मनोज जी कि जब कोई फैसले लेते हैं ये, तो फैसले लेते समय उनका एक फीडबैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत स्ट्रांग तरीके से सारी चीज़ों को वो पहले अपने पास इकट्ठा करते हैं, उस पर पूरा मंथन होता है और मंथन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की जो उनकी रणनीति होती है कि लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित। देखिए, सरकार की कसौटी ये नहीं होती कि आप योजनाएं बना दीजिए, आप नल से जल ले आते। नल से जल को मैं भागीरथी अभियान मानता हूं। भागीरथी अभियान इसलिए मानता हूं कि जब आज़ादी के समय इतने समय तक 15-16 करोड़ लोग परिवारों के पास पीने का पानी स्वच्छ नहीं उपलब्ध था, इन्होंने एक लक्ष्य लिया कि मैं इतने साल में ये करके दूंगा। और आज 82% के आसपास कवरेज हो चुका है नल से जल कनेक्शंस में। शौचालय की देखिए, सामाजिक वर्जनाएं कैसे तोड़ी जाती हैं। लाल किले की प्राचीर से किस प्राइम मिनिस्टर को आपने सुना है कि वो शौचालय की बात करते हो, सैनिटरी पैड की बात करते हो? लेकिन उन सामाजिक वर्जनाओं को उन्होंने तोड़ा। लेकिन सिर्फ तोड़ा नहीं, सैनिटरी पैड अभी 105 करोड़ 1 रुपए में उपलब्ध कराया गया और जन औषधि परियोजनाओं के माध्यम से। आज देश के अंदर, उन्होंने कहा था 10,000 जन औषधि परियोजनाएं, आज देश के अंदर 19,300 जन औषधि परियोजनाएं जो शॉप्स काम कर रही हैं और 25,000 तक का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे युवाओं के लिए टिंकरिंग लैब हो या फिर इनोवेशंस के तरीके हो। जीएसटी देखिए, सिर्फ ये लोग ये जीएसटी ले आया, खत्म कर दिया। जब उनको महसूस हुआ कि इसमें और सुधार की जरूरत है, लोगों को और राहत देने की जरूरत है, जीएसटी 2.0 आया। जी बिल्कुल संतोष जी, मैं जानता हूं आपने जो सुशासन है सरकार का, जो सरकार का सुशासन का कार्य रहा है, उस पर भी आपने किताब लिखी है और आपका इस विषय पर बहुत व्यापक अध्ययन है। 12 साल में सरकार ने तमाम फैसले किए, तमाम निर्णय लिए, जिससे देश की तस्वीर बदली, विकास की दृष्टि से, आम आदमी के जीवन की दृष्टि से। लेकिन जो वो 12 फैसले जिसने देश की तस्वीर बदली, जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था, मुद्दा आपका में उस पर हमने चर्चा की, उसे समझने की कोशिश की। ऐसा ही एक फैसला था नई शिक्षा नीति का, जिसने देश की शिक्षा नीति को एक नई दिशा देने का काम किया है। ऐसे तमाम फैसले हैं, बात चाहे वैश्विक कूटनीति की जाए या बात खेलों की जाए, सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं इन 12 वर्षों में। संजय सेठ जी, मेरे पास समय का अभाव है क्योंकि मुद्दा बहुत व्यापक है, तो मुझे दीजिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।